पंजाब असेंबली के हवाले से समा खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए अब आपको ज्वाइन करेंगे सीनियर एंकर पर्सन फवाद ज़ैदी। और शुक्रिया आपका सिद्रा और सबा। सबसे पहले बात करेंगे हम आज बड़ी अदालत में होने वाली बड़ी समाअत की, और आज सुबह से ही हम आपको आगाह रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया है। इंतखाबात तक हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब काम जारी रखेंगे। इमरान खान को भी हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला अब कबूल करना पड़ा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया है। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से इस्तफसार किया कि वज़ीर आला साहब क्या धांधली करने का इरादा है। सियासी वर्कर हूँ, मैंने जेलें काटी हैं, साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाऊंगा, मुत्तफ़िक हूँ कि किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। ये जवाब दिया वज़ीर आला पंजाब ने। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें या हमारे पास अगर आते हैं तो हमारी बात माने। तो बिलाखिर ये मामला अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है। कम अज़ कम आज जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि 4 बजे वज़ीर आला का इंतखाब करना है, लेकिन आज वो इंतखाब नहीं हो सका चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसके ऊपर 3 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में आज उसने अदालत में कार्रवाई की और 3 सेशंस के दौरान मुख्तलिफ औकात में वक्फ़ा लिया गया और इस वक्फे के बाद यानी 3 सेशंस में ये तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल हुई और बड़ा डिसीजन आया कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब अब 22 जुलाई को होना है। ये तय होगा कि जिसके पास अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला पंजाब होगा। तो क्या कार्रवाई होती रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, मुसलसल हमें आगाह रखे हुए हैं। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, बड़ी मजमूई तौर पर तफसीली तौर पर बताइएगा कि आज क्या कार्रवाई रही, क्या अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या सवालात उठे और क्या जवाबात आए इसके। फवाद, अगर ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ आज नमाज़ें बख्शवाने आई थी लेकिन रोज़े भी उनके गले पड़ गए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ को आज ना सिर्फ हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला तस्लीम करना पड़ा 22 जुलाई तक, बल्कि साथ ही साथ जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं जिनके ऊपर भी डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मदारी उन पर भी एतराज़ करते रहे थे, उनको भी अब उन्हें तस्लीम करना पड़ गया है कि वही इलेक्शन कराएंगे। पंजाब असम्बली का ये ऐवान होगा और 22 जुलाई तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। अगर अदालती हुक्म की बात की जाए तो अदालत ने साथ ही साथ ये भी अपने ऑर्डर में कहा है, जिसको तहरीरी तौर पर कल तक जारी कर दिया जाएगा, कि हमजा शहबाज न सिर्फ वज़ीर आला रहेंगे बल्कि जो तहरीक इंसाफ है और दीगर जो उम्मीदवार हैं जो ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं उन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और किसी भी किस्म की जो इंटरफेरेंस है वो इलेक्शन में सूबाई हुकूमत नहीं करेगी। हमजा शहबाज की जानिब से ये यकीन दहानी भी करवाई गई है अदालत को कि वो साफ शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाएंगे। एक और काबिल ज़िक्र बात जो समाअत के आखिर में हुई फवाद, वो इस तरह से हुई कि फवाद चौधरी जब आए उन्होंने आके अदालत को कहा कि हमजा शहबाज क्योंकि मुंतखब वज़ीर आला नहीं है, ना इस वक्त पंजाब में कोई काबीना है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, इसलिए उनको मुंतखब ना लिखा जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हमारे पास आज वाली दरखास्त मिला के सिर्फ 2 दरखास्तें आई हैं। एक वो है जिसमें नैब के कवानीन को आपने चैलेंज किया जो हालिया तरमीम हुई हैं, इसके अलावा कोई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आपकी ज़ेर इल्तवा नहीं है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी बातों से लगता है कि काफ़ी तशनी की आपको अदालती निज़ाम पर। अदालत जो जजेस हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है क्योंकि हम जवाब नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी को यह भी वाज़ेह किया कि आप एक बात ज़हन में रख लें, अगर हम तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल करें, अपना इख्तियार इस्तेमाल करें तो आपकी हर रोज़ यहाँ पर हाजिरी लग रही होगी। अदालत के ऊपर बात करना आसान है लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसा ना करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सियासतदान अव्वल तो हम ये चाहते हैं कि अपने सारे मसाइल ऐवान में और अपने जो फोरम्स हैं उनके ऊपर हल करें, लेकिन अगर वो अदालत में आ जाते हैं तो फिर अदालत की बात को उन्हें तस्लीम भी करना चाहिए क्योंकि अदालत मुल्क और कौम का मुफाद मद्देनजर रखकर फैसले करती है। चौधरी परवेज अली और इमरान खान दोनों जो हमजा शहबाज के मुखालिफ थे, दोनों ने ही जब आपस में इनकी मुशावरत हुई और उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने जब अदालत के कहने में मुशावरत की तो हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला तस्लीम किया, जिसके बाद इस बहरान का हल निकला। अदालत ने 2 वाज़ेह ऑप्शंस दिए थे काफ लीग और तहरीक इंसाफ को कि या तो अगले 2 से 3 दिन में रन ऑफ इलेक्शन है या जो दोबारा इंतखाब है वज़ीर आला पंजाब का वो होगा जिसमें ऐवान में मौजूद जो भी अरकान होंगे उनकी अक्सरियत फैसला करने की कि वज़ीर आला कौन है। दूसरी सूरत में अगर वो चाहते हैं जैसे परवेज लाई की तजवीज़ थी कि ऐवान मुकम्मल हो, 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब हो, मखसूस सिस्टम के ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए, हज पर गए अरकान भी वापस आ जाएं, ऐसी सूरत में अदालत ने कहा कि हमजा शहबाज को आपको वज़ीर आला तस्लीम करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में कोई आईनी बहरान नहीं चाहती, ना कोई इस्लामी बहरान चाहती है। सबसे बड़ा पंजाब
पंजाब है सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, इसको हम किसी भी सूरत डिसफंक्शनल नहीं होने देंगे, ये अदालत ने वादे किया। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को बैकफुट पर जाना पड़ा और हमजा शहबाज को तस्लीम करना पड़ा। इससे पहले अगर बात की जाए समाज के इब्तदाई हिस्से की, उसमें तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है जिसको हेड बाबा रहमान कर रहे थे, उनको काफी मुश्किल सवालात का अदालत से सामना करना पड़ा। अदालत ने उनको तैयारी के लिए भी आधे घंटे की मोहलत दी। अदालत ने उन्हें कहा कि अगर आप हमजा शहबाज को भी तस्लीम नहीं करते और आप चाहते हैं कि इलेक्शन भी ताखीर से हो, तो ऐसी सूरत में हल क्या है, किसको बनाया जाए। वज़ीर आला अगर हमजा शहबाज नहीं रहेंगे तो सूबा कौन चलाएगा। गवर्नर को इख्तियार देना गैर आईनी होगा। कायम मकाम वज़ीर आला असम्बली तहलील होने तक आ नहीं सकता। तो बता दें कि क्या सूरत है। सीनियर वजीर का बताया गया तरीके साहब की जानिब से कि वज़ीर आला जब मुल्क से बाहर हो या बीमार हो तो सीनियर वजीर काबीना को हेड करते हैं। इस पर अदालत ने कहा जब हमजा शहबाज अगर डी नोटिफाई हो गए, वज़ीर आला नहीं रहे, तो काबीना तहलील हो जाएगी। काबीना तहलील होगी तो सीनियर वजीर का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो फिर कौन इस सारे मामला को चलाएगा। इन नुकात के ऊपर तैयारी के लिए अदालत ने मोहलत दी थी, जिसके बाद परवेज इलाही की जानिब से ये तजवीज़ अपने वकील के जरिए पहले आई और बाद में उन्होंने खुद आके भी इस बात को कहा कि अगर ज़मीनी इंतखाब के बाद तक उन्हें वक्त दिया जाए तो वो एग्री हैं हमजा शहबाज को वज़ीर आला लेने के ऊपर, लेकिन उसके लिए हमजा शहबाज को उनके साथ बैठ के तय करना पड़ेगा कि वो कौन से इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, कौन सा नहीं। लेकिन अदालत ने ये बात वाज़ेह की और कहा कि हम अपने हुक्मनामे में भी इसका जिक्र करेंगे कि किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी और अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं। परवेज इलाही की जानिब से भी अदालत को यकीन दहानी कराई गई कि जैसे अब इत्तफाक राय हुआ है, मैं हमजा शहबाज जब गिरफ्तार थे तो मैं बतौर स्पीकर इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता रहा और मैं यकीन दहानी करता हूँ कि बरादराना माहौल में सारा काम होगा और आपको पंजाब में आप एक बहुत मुख्तलिफ माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। ये वो सारी कार्रवाई थी जो आज अदालत में हुई, जिसके बाद जो गुज़श्ता 3 माह से तकरीबन एक बहरानी कैफियत जारी थी पंजाब में, उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम हाल 3 सेशंस में निकालने में कामयाब हो गए हैं। जी फवाद। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, बड़ी तफसील से आपने इस आज की कार्रवाई के ऊपर रोशनी डाली और सब कुछ हमें बताया, सूरत हाल से हमें आगाह किया और अब ये बहरान कम अज़ कम टला है। 22 जुलाई को अब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है और मेरे अक़ब में आप देख सकते होंगे ये वर्चुअली पंजाब असम्बली है जिसका सेट यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन असल पंजाब असम्बली में आपको लिए चलता हूँ जहाँ पर हमारे नुमाइंदा अब्बास नकवी मौजूद हैं। नून लीग और उसके इत्तेहादी भी यहाँ पर आज मौजूद थे, चूँकि आज इनको इंतखाब का अमल यहाँ पर होना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। समग्र नुमाइंदा अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास नकवी, यहाँ पर पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया और उसके बाद जो है जो वज़ीर आला पंजाब है हमजा शहबाज वो पंजाब असम्बली पहुंचे थे और दूसरी जानिब जो स्पीकर पंजाब असम्बली है चौधरी परवेज़ इलाही वो भी पंजाब असम्बली पहुंचे थे और हमजा शहबाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आए हैं इस फैसले के हवाले से और अब से कुछ देर में जो है वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आए हैं। और उससे कबल यहाँ पहुँच कर हमजा शहबाज ने जो है जो अरकान यहाँ पर हैं नून लीग के और दीगर जो इत्तेहादी हैं उनको मुकम्मल तौर पर एतमाद मिली है, क्योंकि नून लीग की तमाम क़यादत जो है तमाम MPAs जो हैं तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमजा शहबाज ने उन सबको एतमाद मिल लिया, उसके साथ इत्तेहादियों को एतमाद मिल गया और अब जो है वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करने लगी हैं। जी ठीक, अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमजा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, आज फ़ैसला भी आया, वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखे गए हैं, तो अब से थोड़ी देर बाद मुख्तसर से वक्फे के बाद वो गुफ्तगू करेंगे, तो उनकी गुफ्तगू भी हम आपको सुनाएंगे। और इससे पहले वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ये कह रहे थे कि फ़ैसले से बहरानी कैफियत का खात्मा होगा, जमहूरी अंदाज में ज़िमनी इंतखाबात का फ़ैसला होगा। सुन लीजिए अब से कुछ देर पहले उनका क्या कहना है। जो बहरानी कैफियत है उसका खात्मा होगा और जमहूरी अंदाज में इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन का जो फैसला होगा उस वक्त फैसला कौन होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक दफ़ा ये जो बहरानी कैफियत है ये टल जाएगी। अच्छा, जो पंजाब असम्बली का जो मामला चल रहा था अभी इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू भी हुई है, आप क्या देख रहे हैं? क्या आप ईवान इकबाल में हुआ करेगा इजलास या पंजाब असम्बली में आप लोग जाएंगे? मैं अभी कोर्ट का तफसीली फैसला आ जाएगा उसके मुताबिक मैं करूँगा, लेकिन अभी जो ऑनरेबल जजेस ने जो बात की उस हवाले से जो अपना कोर्ट ऑफ लॉ में उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा तो बहरानी कैफियत का खात्मा होगा और 17 जुलाई को जो कि बाई इलेक्शन की डेट है, आवाम जिसको वोट देंगे वो जो है वो कायदे ऐवान के तौर पर। तो ये हमजा शहबाज जो गुफ्तगू कर रहे थे बिल्कुल फैसले के बाद, जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके बाद ये गुफ्तगू कर रहे थे। और अब हम आपको लिए चलते हैं पंजाब असम्बली के बाहर, जहाँ पर हमजा शहबाज मौजूद हैं
اور اب سے چند ہی لمحوں بعد وہ گفتگو کا آغاز کریں گے. دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنی گفتگو میں بات چیت کرتے ہیں, چونکہ 17 جولائی تک اب یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اور 17 جولائی کے بعد جب ضمنی انتخاب ہوگا تو ضمنی انتخاب کے بعد جو لوگ اس میں کامیاب ہوں گے ان کا نوٹیفیکیشن نکلے گا, اور اس کے بعد 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا دن ہوگا. وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہوگا, یعنی ایک سائڈ پر ہیں چودھری پرویز الہی اور دوسری جانب ہیں حمزہ شہباز جو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. گفتگو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ پنجاب پچھلے کئی ماہ سے آئینی بحران در آئینی بحران کا شکار رہا ہے. کبھی الیکشن ملتوی ہوتا رہا, کبھی حلف کے بعد اپنا جو ہے وہ الیکشن کے بعد حلف کا معاملہ التفا کا شکار رہا, کبھی کابینہ 2 مہینے نہیں بنی, کبھی گورنر آ رہا ہے جا رہا ہے, صدر صاحب کبھی اپنا جو ہے وہ سمری کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو شاید ایک سیاسی طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جتنے آئینی بحران پچھلے 3 مہینے میں آئے ہیں, اگر میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ سے رابطہ کروں تو ہمارا کیس جو ہے اس کو اپنا جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی دی جائے گی. لیکن جہاں پر یہ سارے حقائق عوام کے سامنے ہیں اور کابینہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف گندم کو ہم نے پنجاب کی عوام کے لیے اپنے کسانوں سے خرید کر بفر سٹاک پورے کیے, 2200 روپیہ پر من گندم ہم نے اپنے کسانوں سے خریدی, اور آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5,500 روپیہ پر من ہے. آدھ قیمت سے بھی زیادہ کا فرق ہے. اور ہم نے اللہ کے فضل سے کابینہ کے بغیر, مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اتنا بڑا فیصلہ 200 ارب کی سبسڈیاں کرنے جا رہے ہیں تو یہ نہ کیجئے, کابینہ کو آنے دیں. میں نے کہا نہیں, عوام پریشان ہے. ہم نے 10 کلو کے آٹے کا تھیلا 160 روپے سستا کیا 200 ارب کی سبسڈی دے کر. الحمدللہ میری کوئی اوقات نہیں ہے, اللہ کی توفیق سے کیا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 1 جولائی ہے, آج اللہ کے فضل سے پنجاب کے تمام اضلاع میں THQ, DHQ اور 14 ٹیچنگ ہسپتال میں کینسر سمیت تمام دوائیاں صوبے کی عوام کو مفت ملنے جا رہی ہیں اللہ کے فضل سے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے 3 مہینے دے دو تو میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا. میں نے عمران نیازی کی طرح یہ نہیں کہا کہ بس اب 6 مہینے دے دو, میڈیا مجھ سے نہ پوچھے, 6 مہینے بعد میں جواب دوں گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ 1 سال بعد عمران نیازی نے کہا مجھے تو سمجھ اب آئی ہے تو میں اب کچھ کروں گا. 1 سال ضائع کیا. جہاں پر میں نے آئینی بحران کا ذکر کیا, میں نے صوبے کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دن رات ایک کیا. اب میری بات غور سے سن لیجئے کہ آج بھی سپریم کورٹ میں جو امیدوار ہیں ان کا موقف الگ تھا, PTI کا موقف الگ تھا. عدالت عظمیٰ جب یہ کیس کی سنوائی کر رہی تھی تو کہا جی اب میں عمران نیازی سے لے کے آتا ہوں, تو ان کا آپس میں بھی سوچ کا ربط نہیں تھا. اور عدالت عظمیٰ نے بار بار پوچھا بہرکیف. اب میں جمہوری انسان ہوں, میں نے اللہ کے فضل سے 27 سال جدوجہد کی ہے, قید و بند کی سہولتیں کاٹی ہیں. میں نے عدالت عظمیٰ کو بتایا تو میں نے کہا کہ اگر میرے پاس نمبر نہ ہوتے رن آف الیکشن کے تو میں آج جج صاحب آپ کے سامنے پیش نہ ہوتا, میں گھر چلا جاتا. لیکن میں آج بھی
मेरे साथ खड़े थे उम्मीदवार जो PTI के हैं, मैंने कहा इनकी मौजूदगी में कहता हूँ कि अभी इलेक्शन कराएं और जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूँगा। फिर उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक़ में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे ऐवान मुंतखब होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा सूबे की आवाम को कि अल्लाह के फजल व करम से जितने भी आइनी बहरान आए, मुझे आवाम की आसानियाँ पैदा करने के मंसूबों से अल्लाह के फजल से कोई रोक सका ना रोक सकेगा। और जितने दिन हूँ मुझे नहीं मालूम, उस रब को मालूम है, क्योंकि इज़्ज़त वो देता है। जब तक हूँ सूबे की आवाम की खिदमत करूँगा, ये मेरा वादा है सूबे की आवाम से। 17 को ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है, अगर आप समझते हैं 9 सीटों पे कामयाब होना आपका ज़रूरी है, आप समझते हैं कि 20 में से इस बात का क्या यकीन है कि फिर ये रोना धोना नहीं करेंगे कि हर सूरत में आपका रास्ता रोकना चाहते हैं? देखें, अब तो पहले अदालत आलिया का फैसला है, 4 मोअज़्ज़ज़ जज ने फैसला दिया और एक ने इख्तलाफ किया। आज अपना ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद बैठे थे और उन्होंने कहा अदालत में, जब फवाद चौधरी साहब थे, कि अदालतों पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, जज जो है वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो मेरा ख़्याल अब इनके अपने वकला ने, इनके तमाम पार्लिमानी लीडर ने वहाँ पर अदालत उज़्मा, सबसे जो बड़ी अदालत है, ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, तो वहाँ पर मौक़िफ़ दिया है कि हम 22 जुलाई को जो इंतखाब होंगे उसके नतीजे में जो भी रिज़ल्ट आएगा, कौमी अपना सूबाई असम्बली के, और 17 को बाई इलेक्शन होंगे, तो हम उसको कबूल करेंगे। अब सिर्फ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान गवाह नहीं हैं, आप सब भी गवाह हैं और 22 करोड़ लोग भी गवाह हैं। और मैं अल्लाह ताला से डर कर कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आपने पहरा देना है कि अदालत उज़्मा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पर कायम रहते कि नहीं रहते। 20 में से कितनी कीमतों में इजाफे के बाद अवाम जो है आप एतमाद नहीं कर पा रही है, क्या समझते कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? ठीक है, अदनान साहब का और उमर साहब का एक ही सवाल है, इनका एक ही सवाल है। ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये इसलिए नहीं बढ़ाई गई कि जिस तरह इमरान नियाज़ी ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं IMF के पास पहले क्यों ना चला गया। 6 महीने ज़ाया किए, सारा जो मार्केट सेंटिमेंट था फाइनेंशियल मार्केट का तबाह बर्बाद हो गया, 40% डॉलर जो है वो बढ़ गया रुपए के मुकाबले में। ये पेट्रोल की प्राइसेस, इमरान नियाज़ी एक तरफ IMF से वादे वईद कर रहा था और दूसरी तरफ आवाम को कह रहा था मैं सस्ता पेट्रोल दूंगा। और पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश है कि ये जो दिल पर पत्थर रख के पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, ये हुकूमत बचाने के लिए नहीं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ये सख्त फैसले किए गए। अगर आज ये सख्त फैसले हम ना भी करते तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की मईशत डूब जाती, एक एटमी कुव्वत अपना दिवालिया हो जाती, दुनिया में तमाशा बनता, मजाक बनता, तो ये सियासी बोझ है जो शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ की जमात ने उठाया है। लेकिन अवाम को मालूम है कि जब जब भी बिजली के अंधेरे थे, हमने 28 अपना जो है जो 2018 में हुकूमत ख़त्म हुई, लोड शेडिंग ज़ीरो थी। इस मुल्क को एटमी कुव्वत अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ ने बनाया। तो आज भी अवाम को एतमाद है कि ये वो जमात है जिसने जब जब मुल्क में मुश्किल वक्त आया,
अल्लाह के फजल से इस मुल्क को मुश्किल वक्त से निकाला। हमजा साहब अस्करी सरबराह की मियां शोएब अदालत में बार एक ही बात होती रही कि जो हमें इकट्ठा कर लें। क्या जिन लोगों ने आइन तोड़ा, जहां हमले किए, उनको माफ कर दिया जाएगा, उनको साथ मिला लें आप, उनको कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा? साथ मिला लें आप। हाँ जी। दूसरा ये भी कि आइंदा दो इसमें साथ मिला लें, जारी रहेंगे, ये भी साथ मिला लीजिए। आपने पंजाब असम्बली का मसला बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हल कर लिया है और पूरी सहाफी बरादरी को आप पे इस बात पे है, लेकिन सर एक दरखास्त करनी है कि लाहौर प्रेस क्लब का जो है मसाइल है, 2 करोड़ ग्रांट जो है बड़े अरसे से रुकी हुई है। अताउल्लाह साहब ने इसको बड़े अच्छे से और आपने भी टेकअप किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी साहब, सलमान गनी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट सारे आपसे मिल चुके हैं। सर प्लीज, पूरे सहाफी आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारी 2 करोड़ ग्रांट नहीं वो क्यों रुकी हुई है? आपको पता है उस बात का 6-7 जुलाई का वादा था। ये देखिए ये सवाल तो जुड़े होंगे इंशाल्लाह। हमजा साहब इसमें ये ऐड कर लें जरा, एक बड़ा अहम सवाल है, वो सवाल ये जवाब ले लो यार। ये जो मीडिया पर पाबंदी थी, मैंने असेंबली में ऐलान किया था कि हम ये पाबंदियां पंजाब असेंबली से उठाएंगे, और आपका शुक्रिया कि आपने आज इस बात को मान लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। और जहां तक ग्रांट है वो अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने हम आपको फराहम करेंगे। सीएम साहब ये बताइएगा, अस्करी अदारे के सरबराह के हवाले से जो उनकी करेक्टेड असैसिनेशन हो रही है। पंजाब कई माह से आईनी बहरान का शिकार रहा। मैंने कहा कि मेरे पास नंबर ना होते तो मैं घर चला जाता। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत बचाने के लिए नहीं, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए बढ़ाई गई हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब कई माह से आईनी बहरान का शिकार रहा। उनका कहना था कि हमारा केस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है। हमने 200 अरब रुपए की सब्सिडी देकर आटा सस्ता किया। गो कि हमारी कैबिनेट नहीं बनी थी, लेकिन मैंने खुद से ये फैसला किया। मैंने कहा कि मेरे पास नंबर ना होते तो मैं घर चला जाता। जितने भी आईनी बहरान आए, मुझे आवाम की खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। PTI के वकला ने अदालत में कहा कि नतीजा उन्हें कबूल होगा। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत बचाने के लिए नहीं, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए बढ़ाई हैं। हमजा शहबाज ये भी कह रहे हैं कि हिरासा कौन करता है ये सबको पता है। और इसी सारे मामले पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या 22 जुलाई को आप वज़ीर आला होंगे, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने जवाब दिया जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होगा। सहाफ़ियों के नंबर से मुताल्लिक़ सवाल पर स्पीकर ने क्या जवाब दिया, आपको सुनवा देते हैं। साहब, आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बात तो मान ली है, अब क्या मामला है? अभी भी आपके पास कोई डिजिट्स पूरे हैं या अभी भी हमजा शहबाज शरीफ को दावा कर रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा डिजिट्स हैं? टाइम पे होगा सारा कुछ, अपने वक्त पे इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, इंसाफ के साथ होगा, यही कमिटमेंट है दोनों जमातों की। आज के फैसले से आपकी जीत हुई है? ये जमहूरियत की भी जीत है और इंसाफ की भी जीत है। तो आप ये समझते हैं कि 22 को जो है आप वज़ीर आला बनेंगे या नहीं? अल्लाह को जो मंजूर हो। और जब फैसला आया तो PTI रहनुमा असद उमर ने यह कहा कि हमारा मौक़िफ़ अब सिर्फ हमारा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी PTI के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। हमजा शहबाज कभी भी मुंतखब वज़ीर आला थे ही नहीं। हमारा मौक़िफ़ तो अब सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं रहा, अब तो हमारा मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बन गया, और ये अब लीगल कानूनी मोहर लग गई कि हमजा शहबाज गैर कानूनी वजीर आला था। यानी वो वजीर आला नहीं है मुंतखब, वो एक पूरी एक सिस्टम है जो चलेगा 17-18 दिन के लिए। और इनके बाद PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ये कहना है कि अदालत ने हमजा शहबाज के इख्तियारात का तयन कर दिया है। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत हुई है। सुनिए उनका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाई इलेक्शंस हैं उसकी जो इंतज़ामी पावर्स हैं उसको बड़ा वाज़े तौर के ऊपर जो है वो डिटेल में डाल दिया है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सलूशन उन्होंने दोबारा ये दिया है कि आपस में पॉलिटिकल मामलात को सियासत अंदाज से हल करने की ज़रूरत है। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि PTI का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। जो पहला राउंड है इलेक्शंस का वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया है। आपको पुराना नोटिफिकेशन जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया है। हम समझते हैं कि एक मौका मिला है दोबारा एक पंजाब के अवाम को कि वो अपनी मुंतखब हुकूमत कर सकें। अल्टीमेट इंशाल्लाह जो हल है वो तो इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस की तरफ हमने जाना है, लेकिन इन शॉर्ट टर्म एक सलूशन आज मिला है।
اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی سرزنش بھی کر دی۔ فواد چودھری نے دوران سماعت یہ کہا کہ حمزہ شہباز قائم مقام وزیر اعلیٰ ہوں گے، وہ منتخب وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حمزہ شہباز کے لیے قائم مقام کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو فریقین کو قابل قبول ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت پر باتیں کرنا بہت آسان ہے، ججز جواب نہیں دے سکتے، توہین عدالت کا اختیار استعمال کریں تو آپ کی روز یہاں حاضری لگے گی۔ اور اس سارے معاملے کے اوپر یہ فیصلہ آیا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب۔ خالد عظیم صاحب، ابھی میں اسد عمر صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ عبوری سسٹم ہے جو 17-18 روز چلے گا۔ اختیارات کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا واضح کیجیے گا، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا، اختیارات کیا حمزہ شہباز کے وہی ہوں گے جو ان کے پاس تھے، یا ان کے اختیارات محدود ہوں گے، یا جو آئین اور قانون نے انہیں تفویض کیے گئے ہیں وہی اختیارات اب بھی ان کے پاس ہوں گے؟ لیکن جی عدالت نے اندیا تو دیا ہے اس بات کا کہ وہ ان کے اختیارات کو کرٹیل کریں گے، اور یہ شاید فریق ثانی کے لیے اطمینان کے لیے ضروری بھی تھا کہ وہ کوئی اتنے اس قسم کے ڈراسٹک فیصلے نہ کر سکیں کہ جس میں جو ہے وہ کوئی انتخاب کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکیں۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی قدغنیں آیا کرتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے راستے نکال لیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اختیارات کو استعمال یقینی طور پہ کریں گے، اپنے انداز میں کر لیں گے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے فواد صاحب کہ کل تک جو فیصلہ آتا ہے، کل فیصلہ آئے گا، اس میں وہ کون کون سی چیزیں ٹیبولیٹ ہوتی ہیں۔ بظاہر تو جو ہے وہ پی ٹی آئی والے یہ درخواست لے کے آئے تھے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بحال کیا جائے، اور چونکہ اس وقت کے گورنر ان کو آرٹیکل 133 کے تحت نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک کام کر جاری رکھنے کے لیے کہہ چکے تھے، لیکن وہ بات ان کی نہیں مانی گئی۔ اور کوئی اس کو کوئی بھی لفظ دیں، کوئی بھی نام دیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وزیر اعلیٰ کا منصب جو ہے وہ اگلے 22 دن تک کم از کم جو ہے وہ حمزہ شہباز کے نام کے ساتھ رہے گا، اور اس میں پی ٹی آئی کے لیے اب بیک فٹ پہ جانے کی اس لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ خود وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ کا نام استعمال کرنے یا وزیر اعلیٰ کے منصب پہ برقرار رہنے کے حوالے سے اس بات کی جو ہے انہوں نے حمایت کر دی اس مطالبے کی۔ اب میرے خیال میں اس کے بعد پھر یہ ساری چیز کہ ان کو کیا نام دیا جائے گا، کیا ہوگا، یہ لا حاصل قسم کی بحث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، وہ ظاہر ہے سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنے فالوورز کو کچھ نہ کچھ بیچنا ہے، اور وہ اسی کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ چونکہ عدالت نے کہہ دیا کہ ان کو قائم مقام کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں ہوگا، اور قائم مقام کے لیے کہیں کوئی گنجائش بنتی بھی نہیں ہے، تو میری اپنی سوچ یہ ہے کہ جو ڈاکٹرائن آف ڈیفیکٹو ہے، شاید اس کو یوز کرتے ہوئے ان کے لیے ڈیفیکٹو چیف منسٹر یا اس قسم کا کوئی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ عدالت اس کو اپنے فیصلے کی بجائے فریقین کا اتفاق رائے جو ہے وہ اس کے طور پہ نوٹ کرے گی، تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ عدالت نے کوئی اس قسم کی ڈائریکشنز دی تھی کہ جس کی شاید آئین کے اندر گنجائش نکلنا مشکل ہے۔ یہ عدالت کے لیے ایک راستہ یہ سامنے آ گیا، چونکہ انہوں نے دونوں فریقوں کو آمنے سامنے کر دیا تھا۔ پرویز الہی اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان ساری باتوں کے اوپر انہوں نے اتفاق کر کے اس چیز کو سامنے رکھا، تو اس کے بعد اب عدالت کے لیے سہولت ہو گئی ہے کہ اس کو کسی آئینی نقطے کو الیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کو فریقین کا اتفاق رائے قرار دے کے اس کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ منصور علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خالد عظیم صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، نعیم حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ، ٹرانسمیشن کا حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کبھی آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پر امید، کہا گزشتہ رات ہم نے مشکل فیصلہ کیا، پی ٹی آئی نے جو معاہدہ کیا اس کے تحت پیٹرول پر 75 روپے ٹیکس لگنا تھا، ہم نے صرف 10 روپے لگایا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے سے رعایت مانگی ہے، کہا ہے کہ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ اب کوئی
ہرڈل نہیں ہے. جو مسائل تھے, جو مشکل حالات تھے, وہ تو ہم کر چکے ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے رات کو ایک مشکل فیصلہ کیا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ IMF کا ایگریمنٹ جلد ہو جائے گا. MEFP انہوں نے میرے خیال سے تین دن پہلے بھیجا ہے, اور جب انہوں نے بھیجا ہے اسی دن رات کو جو ہے وہ IMF سے پہلا راؤنڈ ہو گیا تھا. کچھ کلیریفیکیشن ہم مانگ رہے ہیں, کچھ کلیریفیکیشن وہ مانگ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ 2 دن کے اندر, میں اجلت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو اجلت پچھلے دور میں دکھائی گئی ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے کھڑے ہیں. آج میں اجلت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. وہ ایگریمنٹ کیا تھا PTI کی حکومت نے, 76 روپے ٹیکس اور لگنا تھا, ہم نے 10 لگایا ہے, تو خان صاحب کے حساب سے وہ 65 روپے اور ٹیکس لگنا چاہیے. ڈیزل پہ کل ہم نے 5 روپے ٹیکس لگایا ہے. شوکت ترین صاحب سائن کر کے گئے IMF سے, اس کے حساب سے 51 روپے سیلز ٹیکس بنتا ہے, 30 روپے لیوی بنتی ہے, ٹوٹل 81 روپے بنتے ہیں. یہ معاہدہ کر کے گئے جو میں نے بحال کرا ہے, رعایت مانگی IMF سے اور ہم نے کروائی ہے. یہ بات, ہم اتنا ٹیکس نہیں لگائیں گے, ہم عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے. جو مہنگائی اصل آئی ہے اس مہینے, اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد لوڈ شیڈنگ میں کمی کا وعدہ. کہا پچھلی حکومت نے سستی گیس نہ خرید کر مجرمانہ غفلت برتی. انتہائی مشکل چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن ہم سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پائیں. جو کوشش کر رہے ہیں اس کے ابھی تک خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے. اس کی وجوہات سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں. پچھلی حکومت نے جو بجلی کے پلانٹس تھے وقت کے اوپر ان کی مرمت نہیں کرائی. سستی ترین گیس وہ خریدتی, اس نے اپنی مجرمانہ غفلت کی بنا پر جب گیس $3 یا $4 پر اسپاٹ مارکیٹ میں مل رہی تھی, وہ انہوں نے سودے نہیں کیے. یہ جینون چیلنجز ہمیں ملے جو ہی ہم نے حکومت سنبھالی, جس کو کہتے ہیں کہ سر مڈاتے ہی اولے پڑے. لیکن فکر نہ کریں, انشاءاللہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں خاطر خواہ کمی آئے گی. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ عمران خان اور نیب گردی ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ PTI کی جانب سے یہ دعویٰ کہ ملک میں بہت زیادہ بجلی پیدا کی گئی جھوٹ پر مبنی ہے. جو عمرانی جھوٹ تھا کہ کہیں ملک میں بہت زیادہ بجلی پیدا ہو گئی ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ وافر بجلی ہے, پاکستان کے عوام اس کا روزانہ تجربہ کر رہے ہیں کہ وہ عمرانی دعویٰ غلط اور جھوٹ تھا. 12 سے 14 میگا واٹ 2 سال پہلے سسٹم میں آگے ہوتے تو مزید 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی تھی. تو اوور آل عمران خان کی نالائکی, سی پیک کی دشمنی اور نیب گردی کی وجہ سے 3200 میگا واٹ جن کی پوری تیاری ہم نے پچھلی حکومت میں کر کے گئے تھے, شروع کر کے گئے تھے, وہ آج سسٹم میں نہیں ہے. وہ ہوتے تو 3.25 گھنٹے کم از کم لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ہو سکتی تھی. ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. مختلف شہروں میں جلد ہلکا منظر ہے. بارشوں نے گرمی کی شدت کو بھگا دیا. کند کوٹ کی نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. ملکہ کوہسار مری میں مانسون کی پہلی بارش. وادی میں اندھیرا چھا گیا, سردی کی بھی اینٹری ہو گئی. اسکول جانے والے بچوں نے گرم کپڑے نکال لیے. ایبٹ آباد, نتھیا گلی, ایوبیہ, ٹھنڈیانی اور مانسہرہ میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. سوہاوا میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ڈویلی میں برساتی نالا بند ہونے سے بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ناروال میں بھی بادلوں نے رنگ جمایا. ننکانہ صاحب میں بارش اور سرد ہواؤں سے موسم حسین ہو گیا, مگر کئی علاقوں کی بجلی بھی چلی گئی. کند کوٹ کی انڑوا نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. شگاف پڑنے سے 2 دیہات پانی کی زد میں آ گئے. کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. نہر کا پانی تیزی سے مزید آبادیوں کی جانب بڑھنے لگا. اسلام آباد میں بادلوں نے ڈیرے ڈال دیے. کالی گھٹاؤں نے شہر اقتدار کے حسن کو 4 چاند لگا دیے. ہلکی پھوار اور ٹھنڈی ہوا نے گرمی کا زور توڑ دیا. وفاقی دارالحکومت کے دھلے اور نکھرے خوبصورت مناظر کی سیر کروا رہی ہیں پرا ربانی. شہر اقتدار میں کالی گھٹاؤں کا راج. صبح سویرے ہلکی پھوار شروع ہوئی. کالی گھٹاؤں کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں. مونسون کی ہواؤں نے وفاقی دارالحکومت میں گرمی کا پانسا پلٹ دیا.
शहरी भी धुले धुले और निखरे निखरे खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने घरों से बाहर निकल आए। वेदर काफी अच्छा हो गया और ये है कि काफी अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली मैंने भी देखा जब बादल आ रहे हैं, इस वजह से मैंने कहा कि यार बाहर निकला जाए और थोड़ा सा वॉक की जाए। हम भी दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं वेदर को और अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस्लामाबाद में। अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने बच्चों के साथ बाहर निकलें बिकॉज ये मौसम शायद जून जुलाई में बहुत हमें कम मिलता है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश का ये सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। कभी हल्की तो कभी तेज हवाएं और बारिश मौसम को खुशगवार बनाए रखेंगी। इस्लामाबाद के लिए मशहूर है कि यहाँ के मौसम का कोई एतबार नहीं, लेकिन अगर बेतबारी का नतीजा ऐसा हो तो फिर सब कबूल है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल हफ्ते के रोज से सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें बरसेंगी। महकमा मौसमियात ने नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी जाहिर किया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने सिंध और बलूचिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। महकमे ने खबरदार किया है कि कल हफ्ते के रोज से कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में शदीद और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने और नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। तूफानी बारिशों से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। समंदर में तुगयानी के बायस माहीगीरों को समंदर का रुख ना करने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात ने तमाम इदारों को चौकन्ना कर दिया है। सिंध हुकूमत के मुताबिक शहर में बरसाती नालों की सफाई जारी है, मगर गुलिस्तान जौहर का नाला अब तक साफ नहीं हो सका। इतराफ में रहने वालों के मुताबिक आने वाली बारिश उन्हें फिर से मुश्किल में डाल देगी। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है। हुकूमत का दावा है कि शहर में बरसाती नाले साफ हो रहे हैं, मगर गुलिस्तान जौहर का बरसाती नाला अब तक इंतजामिया के रडार पर नहीं आया। गुलिस्तान जौहर का बरसाती नाला कचरे और झाड़ियों से भर चुका है। हर साल बारिश यहाँ तबाही लाती है। कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आया भी नहीं है कि ऐसे चक्कर लगा के देख लिया जाए कि यहाँ की सफाई होगी कि नहीं होगी। बारिशों में पानी यहाँ तक आ जाता है। ये घर गिरा भी है बारिशों में, मेरे ऊपर आने वाला था, मैं बच गया। हम तो घर में डरते रहते कि घर गिर ना जाए, पानी इतना हो जाता है। बोल बोल के थक गए, यहाँ की हुकूमत ऐसी है, सफाई भी नहीं कराती। नाले के अतराफ बसने वाले कहते हैं बारिश से लुत्फानंदोज नहीं हो सकते, बल्कि घर की फिक्र होती है। बारिशों में तो बहुत बढ़ जाता है सारा, इतना कि हद से ज़्यादा परेशान होती है आवाम यहाँ की। हम खुद परेशान होते हैं, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। घरों के अंदर जब जाते हैं तो सामान का भी नुकसान होता है। जब बारिश होती है उसके बाद नाले बहने लग जाते हैं, इनकी वजह से रोडों पे पानी खड़ा हो जाता है। आगे हम इंजॉय भी नहीं कर सकते, बच्चे गंदे पानी होते हैं, दाने निकलने लग जाते हैं बच्चों को। गुलिस्तान जौहर का नाला फैसल कैंटोनमेंट और KMC की हुदूद से गुजरता है। मकीनों की इंतजामिया से दरख्वास्त है कि नाले को साफ किया जाए। कैमरामैन M कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। लगे कि ठीक है लाइट तो नहीं आ रही, लेकिन सब्र से काम लें। सड़क पर क्यों निकलते हैं भाई? सड़क पर इसलिए निकलते हैं कि जब इन गरीब लोगों की लाइट जाती है तो घर में बैठने का इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। इनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, ये जॉब्स करके आते हैं, कारखानों में काम करके आते हैं, और फिर उनके साथ आप ये सलूक करते हो। और जब ये चीखने लगे तो आप इनको चीखने भी नहीं देते, इन पे गोलियां चलाते हो, इन पर शेलिंग करते हो, और इसके इलेक्ट्रिक के मफादात का तहफ्फुज करते हो ताकि ये एहतजाज का सिलसिला आगे न बढ़ सके। किसी सूरत ये बात काबिल कबूल नहीं है। हम मजम्मत करते हैं सिंध हुकूमत की, जिन्होंने मुजाहिरीन के ऊपर आंसू गैस फेंकी और शेलिंग की। मैं समझता हूं कि यह एहतजाज अगर अनारकी की सूरत इख्तियार कर लेगा, अगर ये एहतजाज जगह जगह जलाओ घेराव की सूरत इख्तियार कर लेगा, तो ये शहर इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये हुकूमत वक्त का काम है। और अब ये सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है, जो पहले कहा करती थी कि के इलेक्ट्रिक का मामला विफाक का मामला है, वही जुबान पे चढ़ा हुआ है। अभी भी जब टॉक शो में सामने एक वजीर साहब आए तो उन्होंने कहा कि विफाक को यह काम नहीं करना चाहिए और हम विफाक से बात करेंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप याद करें, आपके जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो इस वक्त पूरी दुनिया के दौरे पर हैं। वो विफाकी हुकूमत के वजीर खारजा हैं। आपके 11 वज़रा हैं विफाक में, आपके पास सब कुछ है। आप लोग इस वक्त विफाक में भी हैं, सूबे में भी हैं,
اور آپ نے آپ کو بتائیں کہ اس وقت جماعت اسلامی کا کہ الیکٹرک کے حوالے سے احتجاج جاری ہے۔ ملکی تاریخ میں حکومت کا بڑا اقدام، پہلی بار عوام کے آئیڈیاز کو قومی پالیسی کا حصہ بنانے کے لیے انوویشن ہب کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے قابل لوگوں کی سوچ کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ پیٹرولیم، فائنانس اور دیگر وزارتوں میں ایک سیل قائم کر کے عوامی آئیڈیاز کو پالیسیز میں شامل کیا جائے گا۔ پالیسی بنانے کے عمل میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ We launch this program, Innovation Hub, اور انشاءاللہ آپ کی جو I mean it کہ آپ کے جو brilliant ideas ہیں very modern and meets the requirements of this day and age، انشاءاللہ ہم ان کو بالکل ان کو سنیں گے، پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ یہ مرحلہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھرپور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں یا منسٹری میں ایک سیل کریٹ کریں گے جہاں پر بڑے ایجوکیٹڈ ینگ ٹیلنٹڈ لوگ آئیں اور وہ اپنے ان ڈپارٹمنٹس میں اپنے آئیڈیاز دیں گے، ان کے اوپر وہ ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ انہیں چاہے پاور، پیٹرولیم، فائنانس، کامرس، یہ انشاءاللہ اس میں ہم سیلز کریٹ کرنے جا رہے ہیں اور دے ول بی very talented people of this country and very brainy people۔ تو یہ ہم آج کی میٹنگ بھی اسی جو سوچ کو عکاسی کر رہی ہے اور I am very happy۔ بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ پارک ویو سٹی نے سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے لاہور میں 2 روزہ اوپن ہاؤس کا اہتمام کیا۔ شرکاء کو تمام تر پروجیکٹس اور ان کے ساتھ ملنے والی برآمد کی خصوصی پیشکش سے متعلق معلومات فراہم کی گئی۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں فہد بھٹی۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا قابل اعتماد نام پارک ویو سٹی۔ ویژن ڈیولپرز نے فیئر ڈیل کے اشتراک سے اوپن ہاؤس کا کیا اہتمام، جہاں پارک ویو سٹی کے تمام پروجیکٹس اور اس سے ملنے والی خصوصی آفرز کی تفصیلات سرمایہ کاروں اور شرکاء کو بتائی گئیں۔ اوپن ہاؤس میں سرمایہ کاروں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سی ای او پارک ویو سٹی شعیب صدیقی کہتے ہیں اس کا مقصد پارک ویو کے ساتھ جڑے ہر شخص کو بہتر سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ یہاں پر ہر پلیٹ فارم کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر مختلف پروڈکٹ سیلز ہو رہے ہیں، جس کے اندر آپ کے سگنیچر اپارٹمنٹس ہیں، پارک ویو سٹی کے پروجیکٹس ہیں۔ ہم پرتگال کے اندر ہم نے بوتیک ہوٹل اپارٹمنٹ شروع کیے ہیں، وہ ہیں۔ اسلام آباد کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ تمام ہم نے اوپن ہاؤس کی سیلز کی۔ یہ ایک ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اندر اس کا کریڈٹ پارک ویو سٹی کو جاتا ہے۔ سابق کرکٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا ہر انسان اپنا پیسہ بہتر جگہ لگانا چاہتا ہے۔ میں نے بھی لگایا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے بھی پیسے لگوائے ہیں۔ میری وائف نے بھی کہا کہ میرا پلاٹ بیچ کے تسی پیسے پارک ویو دے وچ لا دیو۔ اس موقع پر پارک ویو سٹی میں خصوصی ڈسکاؤنٹ کی آفرز کے ساتھ ساتھ پلاٹ اور اپارٹمنٹس کی خریداری پر قرآن دازی میں عمرے کے ٹکٹس دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ شرکاء میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین سعد نوید کے ساتھ فہد بٹی، سما، لاہور۔